बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में हम अध्याय 1 देखेंगे, भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है। तो जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्याकरण किसका होता है। आप है ना, आप देखते हैं कि व्याकरण हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का, ठीक है ना। इन दो भाषाओं का हम व्याकरण पढ़ते हैं। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि भाषा है क्या, है ना, कि भाषा क्या है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार आदि के संपर्क में रहता है और वह अपने मन के भाव और विचार को दूसरे को बताता है तथा उनके मन के भाव और विचार को सुनता है। अपनी बात कहने के लिए वह जिस भाषा का प्रयोग करता है, भाषा के अभाव में मनुष्य के लिए कोई बात कहना या सुनना संभव नहीं हो पाता। तो ये बहुत एक छोटी सी बात है कि जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था तो मनुष्य कैसे बात करता था। तो जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था तो मनुष्य संकेतों के द्वारा भावों का आदान प्रदान करता था। आज भी आप देखते हैं, मैम क्लास में पढ़ा रही हैं और आपका मन पढ़ाई में नहीं है और आप अपने मित्र को कुछ बोलना चाहते हैं तो आप संकेतों से बात करते हैं, इशारे करते हैं। इशारों से जब हम बात करते हैं तो पता क्या होता है कि सामने वाला क्या, आप क्या कह रहे हैं और वो क्या समझ रहा है, बड़ी कठिनाई होती है। आप इशारों में बात तो कर लेते हैं लेकिन आपके लिए समझना बड़ा कठिन होता है कि मेरा दोस्त मुझसे क्या कह रहा है, क्योंकि वो इशारों में कह रहा है। तो जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था तो अपने भावों को आदान प्रदान करने का साधन क्या था, संकेतों के द्वारा किया जाता था, जिससे उसमें कठिनाई होती थी और संकेतों के द्वारा किसी भी बात का हम पूर्ण और स्पष्ट अर्थ हम ग्रहण नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तभी जन्म हुआ भाषा का। तो भाषा के माध्यम से क्या होता है कि हम अपनी बात दूसरों को पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण में जानेंगे कि भाषा क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न यही होगा, मैं आज आपको समझा रही हूँ और कल हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला मेरा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न वह यही है कि भाषा क्या है। तो बहुत आसान है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो बस यही भाषा है। अब बात आती है कि भाषा के कितने भेद होते हैं। तो भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपने भावों या विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, ठीक है। जैसे आपस में बात करना, कोई नेताजी भाषण दे रहे हैं, वाद विवाद करना, कविता गायन, संवाद बोलना। तो जहाँ पर हम बोल करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा क्या होती है कि जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है, और मैंने लिखा और आपने उसको पढ़ा, वो भाषा का लिखित रूप है। तो जब हम लिख करके अपने भावों को या विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है, जैसे पत्र लिखना, परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद हैं। तो दो भेद है, मौखिक और लिखित। तो जहाँ पर हम अपने भावों और विचारों को बोलकर के प्रकट करते हैं वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जहाँ पर हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं वो भाषा का लिखित रूप होता है, वो लिखित भाषा होती है। अब उसके बाद प्रश्न आता है कि मातृभाषा क्या है। तो वह भाषा जिससे बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है वो उससे हम मातृभाषा कहते हैं ना। जो बच्चा अपनी माँ से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा है। यदि माँ हिंदी बोलती है तो बालक की मातृभाषा भी हिंदी ही होगी। यदि माँ कोई और भाषा बोलती है तो उस बालक की मातृभाषा जो है वो वही होगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, किसी बच्चे की माँ तमिल बोलती है तो उस बच्चे की मातृभाषा तमिल होगी। अगर कोई बांग्ला बोलती है कोई माँ तो उस बच्चे की मातृभाषा बांग्ला होगी, बंगाली होगी, है ना, बांग्ला होगी। तो इस तरीके से, ठीक है। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है ना, तो वो मातृभाषा है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है कि वह भाषा
वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो मतलब राष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है ना, तो वो राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 80% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, अतः जो है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि राजभाषा क्या है। तो वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हिंदी दिवस के रूप में हम मतलब हिंदी दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाते हैं। सन है 1949 को। उस दिन क्या किया गया था, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाया करते हैं। संपर्क भाषा बहुत आसान सा है। संपर्क भाषा ऐसी भाषा जिसे देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, वो संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे भारत की हिंदी संपर्क भाषा हिंदी है, मतलब कोई किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य का निवासी हो, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोए रखती है, एक सूत्र में बांधे रखती है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से भारत की बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, इसलिए भारत को बहुभाषी देश कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है ना, तो ये है। अब मानक भाषा क्या होता है कि जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तब इसकी एक रूपता को बनाए रखना कठिन होता है। जब विकास होता है, किसी भाषा का विकास होता है, यानी कि उसमें निरंतर उन्नति होती है, प्रगति होती रहती है, तो उसकी एक रूपता को, उसे एक रूप बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, इसलिए इस पर उपभाषाओं तथा बोलियों का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्णों एवं शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने के लिए हमें बड़ी कठिनाई होती है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा, प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है ना। मतलब जिस भाषा के जिस रूप को मान्यता मिलती है, मान्यता किन लोगों के द्वारा मिलती है, शिक्षित लोगों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा जिसको स्वीकृत किया जाता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। अब बाकी तो आपके लिए बहुत इतना सब जानना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है ना, राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, संपर्क भाषा क्या है और मानक भाषा क्या है। तो अभी तो आपके लिए इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि बोली क्या है। ठीक है ना, तो भाषा के साथ बोली, तो क्या होता है कि भाषा का क्षेत्र तो होता है व्यापक। भाषा जो है एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन जो बोलियां होती हैं ना, बोली, तो वो जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा का रूप जो है वो बोली कहलाता है। और यह भाषा का सीमित रूप होता है और सामान्यतः बोलचाल में है ना, आम बोलचाल में इसको प्रयुक्त किया जाता है। तो भाषा और बोली में यही अंतर है। भाषा जो होती है वो एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना, व्यापक मीन्स विस्तृत, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली सीमित, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। भाषाएं अलग अलग होती हैं और बोली जो है वो भाषा का ही एक अंग होती है ना। हमारे देश में बहुत बोलियां हैं, जरा जरा सी दूरी पर बोली बदल जाती है, लेकिन भाषा जो है वो व्यापक एक बड़े क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। अच्छा, भाषा और बोली में ये भी अंतर है कि भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है ना, जब हम भाषा पढ़ते हैं तो भाषा के साथ व्याकरण पढ़ते हैं, जो भी भाषा होगी, है ना। तो चाहे हम हिंदी पढ़ें, चाहे हम अंग्रेजी पढ़ें, चाहे हम संस्कृत पढ़ें, संस्कृत भी भाषा है तो उसका भी, तो भाषा वही होती है जिसका व्याकरण होता है ना।
वो भाषा होती है। तो व्याकरण द्वारा, और व्याकरण क्या है, व्याकरण नियमों से बंधा हुआ होता है, तो भाषा में व्याकरण के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। ठीक है ना। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि रमा खाता है, रमा खाता है तो गलत हो जाएगा, रमा खाती है, क्योंकि रमा स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग की ही होगी, खाती ही होगा, है ना। तो हम किसी भाषा को शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध बोल रहे हैं, तो ये हम सीखते हैं व्याकरण से। तो भाषा में व्याकरण के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, और जबकि बोली में ऐसा नहीं होता है ना। बोली जो है वो व्याकरण सम्मत नहीं होती। तो भाषा एक विकसित रूप है, और बोली को साधारण हम जो साधारण बोलचाल की है ना, बोलचाल बोलते हैं ना, बोली है ना, आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसको वो बोली कहलाती है। भाषा से गद्य साहित्य की रचना होती है, और बोली में पद्य साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर है। भाषा और बोली में बहुत छोटा सा अंतर आप जान लें कि भाषा जो है वो एक विस्तृत या व्यापक यानी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। भाषाएं अलग अलग होती हैं। बोली जो होती है वो भाषा का ही एक अंग होता है। भाषा जो है वो व्याकरण सम्मत होती है, लेकिन बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती है। ठीक है ना। तो आम बोलचाल की भाषा को ही हम बोली कहते हैं। अब बात आती है लिपि की। तो जब हम भाषा पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो लिपि भी होता है। लिपि को भी हमें जानना ज़रूरी है। तो लिपि क्या है कि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, यानी कि उसका तरीका जो है वो लिपि होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका कोई आकार विकार नहीं होता। दूर बैठे व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए हमें इन ध्वनियों को लिखित रूप देना आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो भाई एक बात बताएं, अब जैसे पहले तो संकेतों द्वारा बात होती थी, संकेतों से भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। भाषा में पहले कौन सी भाषा आई, मौखिक भाषा आई, और फिर जब हमने उन्हीं ध्वनि चित्रों को, ध्वनियों को एक चित्र दे दिया, है ना, किसी भी एक चित्र को देना, चित्र में लिखना शुरू कर दिया, तो वही लिपि बन गया। यही हुआ होगा ना। जैसा आप समझ सकते हैं कि अब एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो ये होता है, बोलना सीखता है या लिखना सीखता है। तो जाहिर है बोलना सीखता है, इसका मतलब भाषा का मौखिक रूप पहले आया, उसके बाद लिखित रूप आया। तो जो भी ध्वनियाँ थी, जो भी साउंड थी, जो भी हम बोलते थे, उसको जब वो विकसित होता गया तो उन्हीं ध्वनियों को लिखित रूप दिया गया, और यही लिपि कहलाता है। भाषा यदि लिखित रूप में होती है तो लिपि कहलाती है। बहुत साधारण शब्दों में किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, यानी कि उसका तरीका, लिपि कहलाता है। अब कौन कौन सी भाषाओं की कौन कौन सी लिपियां हैं, मैं ज़रा आपको बता देती हूँ। जैसे हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है, बांग्ला की जो लिपि है वो बांग्ला है, अंग्रेज़ी की रोमन है, संस्कृत की देवनागरी है, जर्मन की रोमन है ना। और जैसे कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो इस प्रकार से बहुत सारी हैं। देखो, पंजाबी की गुरुमुखी है, मराठी की भी देवनागरी है, कोंकणी की भी देवनागरी है, संथाली की भी देवनागरी है, कश्मीरी, नेपाली, इन सब की लिपियाँ देवनागरी हैं, और फ्रांसीसी की रोमन है। ठीक है ना। तो हमने अब ये जान लिया कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, अब व्याकरण क्या है, क्योंकि हम पढ़ ही व्याकरण रहे हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करते हैं। तो आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य, और वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। तो कैसे विकास हुआ कि पहले वर्ण आए, वर्ण के मेल से शब्द बने, शब्द के मेल से वाक्य बना, और वाक्यों को जब हम व्यवस्थित रूप से हम लिखने लगे तो उससे भाषा बनी। यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी, है ना। आप जानते हैं ना, अगर जैसे कुछ नन्हा बच्चा कुछ बोलता है, वो अव्यवस्थित बोलता है, तो कई बार तो हम उसके भाव समझ जाते हैं, कई बार हम उसके भाव नहीं समझते। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है किसी भी भाषा को अर्थपूर्ण समझना, उसे सही समझना, समझने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, व्याकरण की। तो कहने का अर्थ क्या है कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
अब व्याकरण के विभाग, तो व्याकरण को हमें 4 भागों में बांटा है हमने, विभागों में बांटा है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो वर्ण विचार क्या है? व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के प्रकार, उनके वर्गीकरण, उनका उच्चारण आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार में स्वाभाविक है कि शब्दों के स्वरूप, लिंग, वचन, भेद आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, रचना और विश्लेषण आदि का विचार किया जाता है। पद विचार क्या होता है? जब शब्द वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। पद के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आप वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में जानते हैं, तो पद क्या है? तो जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जैसे राम एक शब्द है और राम आम खाता है, ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो यही राम फिर पद कहलाता है। ठीक है ना? तो ये आप जान लें। तो ये तो अभी आपने जाना कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण हम किसे कहते हैं। अब हिंदी भाषा का महत्व। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमेशा ही यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती रही है। स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित रूप देने में हिंदी भाषा का सबसे प्रमुख हाथ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। इसलिए 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 14 सितंबर को। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, ये व्याकरण का पहला अध्याय हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा और कल मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको भेजूंगी, तो आप अपनी कॉपी में सफाई से इन प्रश्नोत्तरों को कीजिएगा। मेधा का काम आपने कर लिया होगा। मैंने आपको जितने 3 अध्याय पाठ करा दिए हैं वो आपने कर लिए होंगे। तो अब मैं कॉपी करेक्शन के लिए मांगूंगी और आप मुझे भेजिएगा।